सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है प्रकाश की प्रकृति, जिसका आज हम पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, हमने पार्ट नंबर 8 में प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पढ़ा। व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न किया था और कोणीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई के लिए भी हमने सूत्र प्राप्त कर लिया था। ये सब हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 8 में। अब व्यतिकरण के बाद में प्रकाश की जो घटना है वो है विवर्तन। ध्यान दें, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति से समझाई जाती हैं। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। तरंग तथा कण, हम तरंग प्रकृति से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सबको पढ़ते हैं। तो आज हम प्रकाश की तरंग प्रकृति से एक अन्य घटना की व्याख्या करेंगे और वो है प्रकाश का विवर्तन। ध्यान दें, सबसे पहले विवर्तन किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि कहीं भी प्रकाश की किरणें जब कोई वस्तु पर गिरती हैं तो उसकी छाया हमें प्राप्त होती है प्रकाश के सामने, यानी द्वारक या अवरोधक में से जब प्रकाश द्वारक में से जाता है तो उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाता है। इसी प्रकार से किसी अवरोधक पर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो उसकी छाया बन जाती है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये प्रकाश के विवर्तन के कारण ही होती हैं। अब ध्यान से प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा सुनिए। ध्यान दें, जैसे मान लो ये कोई द्वारक है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं AB। द्वारक है या अवरोधक ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो ये प्रकाश स्रोत है S। अब प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो इस प्रकार से द्वारक के जो किनारे होते हैं, तीक्ष्ण किनारे, उनके ऊपर आपतित होती हैं। ठीक है, और यदि द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा हो तो ये इसकी ज्यामितीय छाया में ऐसे आगे पर्दे पर फैल जाती हैं। जैसे आगे अपन पर्दा लगाएं तो पर्दे पर हमें तीव्रता वितरण इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ये द्वारक के किनारे हैं, तीक्ष्ण किनारे होते हैं। द्वारक या अवरोधक जो होते हैं उनके तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश का टकराकर मुड़ना और उनकी ज्यामितीय छाया में फैलने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक बार दोबारा परिभाषा सुनेंगे। किसी द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर प्रकाश का मुड़ना तथा उसकी ज्यामितीय छाया में फैलने की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे ये द्वारक है और ये इसके तीक्ष्ण किनारे हैं, जैसे इस प्रकार से इसको अपन प्रदर्शित करते हैं। यानी ये द्वारक है AB और इसके तीक्ष्ण किनारे A और B हैं। यहाँ से प्रकाश की जो किरणें हैं वो टकरा के और मुड़ जाती हैं, तो उनके मुड़ने की जो घटना होती है और उसकी ज्यामितीय छाया में फैलने की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किसी द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर प्रकाश का मुड़ना और उसकी ज्यामितीय छाया में फैलने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब ध्यान से आगे विवर्तन की आवश्यक शर्त देखेंगे। ठीक है, यानी विवर्तन हर जगह संभव नहीं होता। प्रकाश का विवर्तन हर जगह संभव नहीं होता। विवर्तन कब होता है, इसके लिए क्या जरूरी है, ये हमें ध्यान से देखना है। यानी जिन द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश टकरा के मुड़ता है उनका आकार, इस आकार को अपन D से प्रदर्शित करते हैं। जैसे A और B के बीच की जो दूरी है उसको अपन D मान लेते हैं। तो ये द्वारक या अवरोधक का क्या कहलाता है, आकार कहलाता है। द्वारक या अवरोधक का आकार यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम हो या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के द्वारक या अवरोधक का आकार लगभग बराबर हो तो ही विवर्तन प्रेक्षित होता है। यदि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक हो तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होती है। यानी विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। द्वारक या अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की
कोटि का होना चाहिए। यानी अगर हम द्वारक का आकार d मान लें और द्वारक पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य यदि हम लैम्डा लें तो d यदि लैम्डा के लगभग बराबर हो, ठीक है, द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर हो अथवा आकार तरंग दैर्ध्य से कम हो तो विवर्तन प्रेक्षित हो जाएगा। और यदि d का मान लैम्डा से अधिक है तो द्वारक या अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक हो जाएगा। तब प्रकाश की जो किरणें हैं वो उस द्वारक या अवरोधक जो है द्वारक है उसके अंदर से सीधी गुजर जाएंगी, यानी वो अपनी ज्यामितीय छाया में फैलेंगी नहीं। तब प्रेक्षण विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। तो विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त ये है कि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का ही होना चाहिए, ठीक है, ये विवर्तन की आवश्यक शर्त है। अब इसको अपन चित्र के द्वारा समझते हैं। ध्यान दें, यदि अपन ये द्वारक लें, जैसे मान लो चित्र में ये द्वारक है AB, ठीक है, और इसका जो आकार है उसको अपन d मान लेते हैं, उसके आकार को अपन ने d मान लिया। अब यहाँ से प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएंगी यदि आगे अपन जैसे यहाँ पे प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा लें तो यदि d बड़ा हो किससे, लैम्डा से, d बड़ा हो किससे, लैम्डा से, यानी द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होगा तो प्रकाश की किरणें हैं वो द्वारक का आकार बड़ा होने के कारण से उसमें से सीधी निकल जाएंगी, यानी वो तीक्ष्ण किनारों से टकरा के मुड़ेंगी नहीं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रकाश का संचरण हमेशा सरल रेखी होता है, सीधी रेखा में होता है। तो जब प्रकाश के मार्ग में रुकावट आएगी तभी उसके पथ में परिवर्तन होगा। यदि द्वारक का आकार बड़ा है तो प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएंगी, यानी इस स्थिति में विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है, विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है, ठीक है। यदि द्वारक का आकार d प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक है तो विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है। अब आगे ध्यान से देखें, दूसरे चित्र में, दूसरा जो चित्र है उसमें अपन दोबारा से ये कोई द्वारक लेते हैं, जैसे ये द्वारक है, ठीक है, और यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे ये तीक्ष्ण किनारे हैं और ये द्वारक का आकार हो गया d और प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप जैसे पर्दा लगा दें तो ये हुआ पर्दा। अब यदि d का मान यानी d लगभग बराबर हो लैम्डा के, यानी द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का ही है तो यहाँ पे ये प्रकाश की किरणें हैं ये थोड़ी यहाँ से तीक्ष्ण किनारों से टकरा के ऐसे मुड़ जाएंगी इस प्रकार से और विवर्तन प्रेक्षित होगा। तो हमें पर्दे पर इस प्रकार से तीव्रता वितरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें तीव्रता वितरण प्राप्त होगा, ठीक है। इसे तीव्रता वितरण के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बीच में जो फ्रिंज बनती है वो अधिक चौड़ाई की बनती है, उसको केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, यानी वो चमकीला बैंड अपने को प्राप्त होता है। उसके दोनों ओर अदीप्त, जिनको अपन कम तीव्रता के बैंड या निम्निष्ठ बिंदु भी कह सकते हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान दें
कि यदि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर है तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित होगी। प्रकाश किरणों का क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। द्वारक की या अवरोधक के किनारे जो हैं उनसे टकरा के प्रकाश की किरणें मुड़ जाएंगी और उनकी ज्यामितीय छाया में फैल जाएंगी। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन कब प्रेक्षित होता है, जब द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर हो। ठीक है, अगर आकार बड़ा है, द्वारक का आकार तरंग दैर्ध्य से अधिक है तो विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है। ये पहले चित्र में प्रदर्शित किया गया है। दूसरे चित्र में विवर्तन प्रेक्षित होता है। विवर्तन प्रेक्षित होता है। ठीक है, अब एक तीसरी स्थिति और ले सकते हैं अपन, यानी जैसे ये द्वारक है, ये द्वारक है, वही द्वारक जैसे अपन ने इसको लिया वैसे ही इसको भी अपन नाम ए बी, वैसे इसको भी अपन नाम ए बी दे सकते हैं और इसका जो आकार है उसको अपन डी मान सकते हैं। अब यदि द्वारक या अवरोधक का जो आकार है वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम हो तो स्पष्ट विवर्तन की घटना प्रेक्षित होगी। यानी इस स्थिति में विवर्तन अधिक होगा और प्रकाश की जो किरणें हैं वो अधिक मुड़ेंगी और पर्दे पर, आगे जैसे ये पर्दा है और यहाँ पे हमें इस प्रकार से तीव्रता वितरण प्राप्त होगा। ठीक है, ये स्थिति हुई यदि d छोटा है किससे, लैम्डा से, तो विवर्तन प्रेक्षित होगा। विवर्तन प्रेक्षित होता है। तो हमने तीन स्थितियां ली। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किसी द्वारक या अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर प्रकाश का मुड़ना और उनकी ज्यामितीय छाया में फैलने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर या उससे कम होना चाहिए। यानी विवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो तीन चित्र हैं ये विवर्तन की आवश्यक शर्त को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे डी क्या है, डी द्वारक ए बी का आकार है। ठीक है, और लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तो पहले चित्र में डी बड़ा है लैम्डा से, यानी द्वारक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक है तो प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएंगी। इस स्थिति में विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है। दूसरे चित्र में ए बी जो द्वारक है, डी उसका आकार है, लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पे प्रकाश की जो किरणें हैं वो किनारों से टकरा के मुड़ रही हैं, यानी विवर्तन प्रेक्षित हो रहा है। तो विवर्तन प्रेक्षित होगा यदि डी लैम्डा के लगभग बराबर हो या डी लैम्डा दोनों की कोटि लगभग बराबर या समान हो, और यदि डी का मान लैम्डा की तुलना में कम हो। ठीक है, यानी प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक हो और द्वारक का आकार कम हो तो स्पष्ट विवर्तन की घटना प्रदर्शित होती है। उसको हमने तीसरे चित्र में प्रदर्शित किया है। यहाँ पे ए बी द्वारक है और डी उसका आकार है और डी छोटा है किससे, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से। तो विवर्तन प्रेक्षित होता है तीसरे चित्र में भी। ठीक है, विवर्तन की घटना समझ में आ गई। अब आगे नेक्स्ट अपन विवर्तन दो प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर भी पढ़ेंगे। ध्वनि तरंगों के और प्रकाश तरंगों के विवर्तन की घटना को भी अपन आगे स्पष्ट करेंगे। अब आगे ध्यान से देखें, नेक्स्ट पॉइंट है हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। यानी हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत हमने पीछे पढ़ा है, उस सिद्धांत की सहायता से हम प्रकाश के विवर्तन को समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें, हाइगेन्स ने इस
स्थिति को किस प्रकार से स्पष्ट किया, जैसे ये द्वारक है AB, ठीक है, और ये प्रयुक्त प्रकाश की किरणें हैं, जिसको हम तरंगागर के रूप में भी ले सकते हैं। हाइगेन्स के अनुसार, जैसे अगर अपन आगे ये पर्दा लें, तो यदि इस द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक है, यानी A और B के बीच की जो दूरी है उसको अगर हम D मान लें, तो द्वारक का आकार यदि D प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक है, यानी D बड़ा हो किससे, लैम्डा से, ठीक है, तब ये किरणें, यानी प्रकाश का संचरण सरल रेखीय होता है, तो ये किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएंगी, द्वारक का आकार बड़ा होने के कारण, यानी इस स्थिति में कोई विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है। दूसरी स्थिति, यदि अपन ये लें इसी में कि यदि D लगभग बराबर हो किसके, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के, तो यहाँ पे आपतित तरंगागर जो है उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, द्वारक पर अवरोधित हो जाता है, जिसके कारण से प्रकाश की किरणें थोड़ी मुड़ जाती हैं, ठीक है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे। हम जानते हैं कि प्रकाश का संचरण सरल रेखीय होता है, यानी प्रकाश की जो किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यदि द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक है, तब प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश उस द्वारक में से पारगमित हो जाता है, यानी उसका कोई भाग अवरोधित नहीं होता। और यदि द्वारक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम है या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर है, तब आपतित तरंगागर का अधिकांश भाग क्या होता है, द्वारक पर अवरोधित हो जाता है। इसलिए जो प्रकाश की किरण द्वारक को पार करके बाहर निकलती हैं वो थोड़ी मुड़ जाती हैं, ठीक है, और ज्यामितीय छाया में फैल जाती हैं, और इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये है हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। अब आगे ध्यान दें, नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों के विवर्तन की तुलना। ध्यान दें, विवर्तन तरंग का गुण है, विवर्तन प्रकाश तरंगों का भी होता है और ध्वनि तरंगों का भी होता है। विवर्तन प्रकाश तरंगों का भी होता है और ध्वनि तरंगों का भी होता है। हम पढ़ रहे हैं ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों के विवर्तन की तुलना, यानी कौन सी प्रकाश तरंगों का विवर्तन अधिक होता है या ध्वनि तरंगों का विवर्तन अधिक होता है, ये इस टॉपिक में अपन समझेंगे। पहले इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ध्यान से सुन लें। यानी हम देखते हैं कि जब कई बार हमें बड़े भवनों से टकरा के ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, या आसपास के किसी कमरे में कोई भी अगर मान लो टेलीविज़न है या कुछ कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी आवाज़ है वो हमें दूसरे कमरे में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो मीटर कोटि की होती है, 1 मीटर कोटि की होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1 मीटर कोटि की होती है, जबकि प्रकाश तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है, ठीक है। यानी इन दोनों में अगर अपन अंतर देखें तो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक है और प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य ध्वनि तरंगों की तुलना में तो बहुत कम है, 10⁻⁷ मीटर कोटि की है, तो ये मान इससे बहुत कम है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं, पीछे अपन ने शर्त भी पढ़ी है, क्या शर्त थी? यानी विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, विवर्तन कब होता है, ये शर्त अभी हमने पढ़ी है। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त ये है कि जिस द्वारक या अवरोधक से विवर्तन हो रहा है ना, उस द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए, या द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर होना चाहिए। यानी द्वारक या अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि के बराबर हो तो विवर्तन की घटना प्रेक्षित होती है। तो यहाँ पे
ध्वनि तरंगों का विवर्तन तो आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रकाश तरंगों का विवर्तन सामान्यतः बहुत कम देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि जो भी हमारे जो कमरे हैं या जो खिड़कियां, कमरे के अंदर जो खिड़कियां दरवाजे हैं, इनका आकार मीटर कोटि का होता है। ठीक है, यानी खिड़की दरवाजे जो कमरे के अंदर होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, मीटर कोटि का होता है। और ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य भी 1 मीटर कोटि की होती है। इसलिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य और द्वारकीय अवरोधक के जो आकार अपन यहाँ पे ले रहे हैं, कमरे के खिड़की दरवाजे, उनकी आकार भी मीटर कोटि का ही होता है। तो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण से और इनका खिड़की दरवाजे जो होते हैं उनसे विवर्तन आसानी से हो जाता है। ठीक है, जबकि प्रयुक्त प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, उसकी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है। और सामान्यतः जो दैनिक जीवन में द्वारकीय अवरोधक हम देखते हैं, उनका आकार इससे अधिक ही होता है, यानी 10⁻⁷ मीटर से अधिक होता है। तो यहाँ पे d बड़ा हो जाता है किससे? लैम्डा से। यानी प्रकाश की विवर्तन की घटना में द्वारकीय अवरोधक का जो आकार है वो अधिक रह जाता है, जिसके कारण से इनका प्रकाश तरंगों का विवर्तन बहुत कम प्रेक्षित होता है, जबकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन अधिक प्रेक्षित होता है। अब इसको अपन स्पष्ट रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर देंगे कि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1 मीटर कोटि की होती है। ठीक है, और प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है। और द्वारकीय अवरोधक के आकार भी मीटर कोटि में ही हमें भवनों के अंदर प्राप्त दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, मीटर कोटि की होती है, और द्वारकीय अवरोधक के आकार भी मीटर कोटि के ही होते हैं, जिसके कारण से ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है। जबकि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण और द्वारक और अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से सामान्यतः जो स्थान है भवन के अंदर उनमें कम मिलते हैं। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर कोटि की होती है, और द्वारकीय अवरोधक के आकार इससे अधिक होते हैं। इसलिए प्रकाश तरंगों का विवर्तन सामान्यतः कम प्रेक्षित होता है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन अधिक प्रेक्षित होता है और प्रकाश तरंगों का विवर्तन सामान्यतः कम प्रेक्षित होता है। ठीक है, विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है? द्वारकीय अवरोधक का आकार प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के लिए तो द्वारकीय अवरोधक के आकार और ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य दोनों लगभग बराबर मिल जाती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगों का विवर्तन हो जाता है। जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम रह जाती है और सामान्यतः जो द्वारकीय अवरोधक हैं उनका आकार इससे अधिक हो जाता है। इसलिए प्रकाश तरंगों का कुछ स्थानों पर विवर्तन होता है, सभी स्थानों पर विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है। अब नेक्स्ट आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, रेडियो तरंगें जो होती हैं, रेडियो तरंगें, ठीक है, रेडियो तरंगें जो होती हैं उनका विवर्तन सामान्यतः सबसे ज्यादा प्रेक्षित होता है। कारण इसका कारण ये है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य की जो परास होती है वो 25 मीटर से 250 मीटर तक होती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य 25 मीटर से 250 मीटर तक होती है, अधिक है ना। इसलिए तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण से इनके लिए द्वारकीय अवरोधक का आकार अधिक होगा तो भी इनका विवर्तन हो जाएगा। तो सामान्यतः रेडियो तरंगों का विवर्तन अधिक प्रेक्षित होता है। इनका विवर्तन बड़े भवनों से, पहाड़ों से भी हो जाता है, क्योंकि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य 25 मीटर से 250 मीटर तक होती है और बड़े भवन, पहाड़ ये भी हमें 25 मीटर से 250 मीटर इसी कोटि में दिखाई देते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेडियो तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, 25 मीटर से 250 मीटर तक होती है, और बड़े भवन का जो आकार होता है वो भी 25 मीटर 250 मीटर या पहाड़ का जो आकार होता है वो भी इसी कोटि का होता है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण से इनका बड़े भवनों, पहाड़ों से आसानी से क्या हो जाता है? विवर्तन हो जाता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है विवर्तन के प्रकार। ठीक है, ध्यान दें, विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं, इसको पहले ध्यान से समझिए। यानी तीन मुख्य चीजें होती हैं। एक तो अपना जो द्वारक होता है, ये द्वारक है जिसमें से प्रकाश पारगमित होता है, वो द्वारक है, यानी ये द्वारक हुआ AB, और ये हुआ प्रकाश स्रोत S, यानी प्रकाश स्रोत। ठीक है, और यहाँ पे ये है, मान लो विवर्तन की घटना देखने के लिए पर्दा। ठीक है, इसके ऊपर हमें ज्यामितीय छाया या पर्दे पर तीव्रता वितरण प्राप्त होता है। तो अब इसमें तीन चीजें हैं, प्रकाश स्रोत है और ये है द्वारक। क्या है ये? द्वारक। द्वारक है चित्र में AB, और आगे ये क्या लगा है? पर्दा। अब सबसे पहले फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं? यदि प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु, ठीक है, प्रेक्षण बिंदु और प्रकाश स्रोत, ध्यान दें पर्दा जो है वो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में ही होता है, तो क्योंकि हमें पर्दे पर ही विवर्तन की घटना प्रेक्षित होती है, इसलिए हम इसको तो प्रेक्षण बिंदु ले लेंगे और इसको क्या लेंगे? प्रकाश स्रोत। तो यदि प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों की द्वारक या अवरोधक से दूरी सीमित होती है, तब आपतित और विवर्तित, यानी ये आपतित तरंगागर हो गया। इसको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, आपतित तरंगागर को इस प्रकार से। तो ये कैसा तरंगागर हुआ? गोलीय, या फिर अपन इसको बेलनाकार भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से आगे विवर्तित तरंगागर के लिए इन किरणों को अपन थोड़ा सा पथ को मोड़ दें, तो ऐसे ये ज्यामितीय छाया में फैल रही हैं, तो यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से तीव्रता प्राप्त होती है। ध्यान से देखें, यानी ये जो आपतित तरंगागर है ये गोलीय तरंगागर है, और ये यहाँ पे विवर्तन होने के बाद में जो प्रकाश का तरंगागर प्राप्त होता है वो भी गोलीय तरंगागर ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेनेल विवर्तन किसे कहते हैं? अब इसके लिए आप पहले तो ये चित्र देखेंगे ध्यान से, ये स्रोत है और स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है। तरंग सिद्धांत के, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगागर स्रोत से उत्सर्जित हो रहा है बाहर, और इस आप जो स्रोत, अगर प्रकाश स्रोत अगर निकट है तो उस स्थिति में बिंदुवत स्रोत के कारण गोलीय तरंगागर हमें प्राप्त होगा। तो ये आपतित तरंगागर कैसा है? गोलीय है, और इसके बाद में इसका यहाँ से तीक्ष्ण किनारों से क्या हो रहा है? विवर्तन। विवर्तन के बाद में हमें गोलीय ही तरंगागर प्राप्त हो रहा है। तो फ्रेनेल विवर्तन की परिभाषा किस प्रकार से देंगे? यदि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु, यदि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षण बिंदु दोनों की द्वारक या अवरोधक से दूरी सीमित होती है, तब आपतित और विवर्तित तरंगागर या तो गोलीय होते हैं या बेलनाकार होता है। ठीक है, इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। यानी फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों की द्वारक या अवरोधक से दूरी सीमित होती है, और आपतित और विवर्तित तरंगागर या तो गोलीय होते हैं या बेलनाकार होते हैं। दूसरा आगे पॉइंट है अपना फ्राउनहोफर विवर्तन। विवर्तन दो प्रकार का होता है, दूसरा प्रकार है फ्राउनहोफर विवर्तन। अब इसको समझते हैं। ठीक है, फ्राउनहोफर विवर्तन में जैसे अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो ये प्रकाश स्रोत है S, और इसके ये प्रकाश की किरणें हैं,
यहाँ पे इसमें लेंसों का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक उत्तल लेंस है और यहाँ पे ये अपन द्वारक ले लेते हैं, ठीक है। द्वारक हो गया जैसे AB और यहाँ पे द्वारक के सामने दोबारा से दूसरे लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी उत्तल लेंस ही होता है और ये आगे पर्दा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे समकेंद्रीय उच्चिष्ट और दोनों ओर निम्निष्ट स्थान प्राप्त होंगे, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं तीव्रता वितरण। ये द्वारक हो गया, ये द्वारक का आकार है ही, ठीक है। ये दो लेंस हैं। आगे अपन एकल झिरी के फ्राउनहोफर विवर्तन यानी एकल छिद्र के फ्राउनहोफर विवर्तन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे अपने को केवल परिभाषा देखनी है इसके बारे में। फ्राउनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं? तो यदि प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु, यदि प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों की द्वारक या अवरोधक से दूरी अनंत होती है, ठीक है, तब आपतित, ये आपतित तरंगागर कैसा होता है? समतल होता है और विवर्तित तरंगागर भी समतल ही प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार के विवर्तन को फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। यदि द्वारक या अवरोधक से प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों की दूरी अनंत होती है और उस स्थिति में आपतित और विवर्तित तरंगागर समतल होता है, तब इस प्रकार के विवर्तन को फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। यानी फ्राउनहोफर विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगागर समतल होता है, जबकि फ्रेनेल विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगागर या तो गोलीय होता है या बेलनाकार होता है। अब इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इनमें हमसे अगर अंतर पूछे जाते हैं तो हम दो अंतर बता सकते हैं। पहला इनकी परिभाषा के अनुसार, दूसरा तरंगागर के अनुसार, ठीक है। पहला अंतर क्या है कि फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों की द्वारक या अवरोधक से दूरी सीमित होती है। फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों की द्वारक या अवरोधक से दूरी सीमित होती है फ्रेनेल विवर्तन में, ठीक है। फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और प्रेक्षण बिंदु दोनों की द्वारक या अवरोधक से दूरी अनंत होती है, ठीक है। तो एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर अपन ये ले सकते हैं कि फ्रेनेल विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगागर या तो गोलीय या बेलनाकार होता है, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगागर समतल होता है, ठीक है। तो ये तरंगागर का अंतर है। यानी फ्रेनेल विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगागर या तो गोलीय होगा या बेलनाकार होगा, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगागर या तो आपतित और विवर्तित तरंगागर समतल ही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें हमें समतल तरंगागर ही प्राप्त होगा, चाहे आपतित तरंगागर हो चाहे विवर्तित तरंगागर हो, जबकि फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तरंगागर गोलीय भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, और ऐसा ही विवर्तित तरंगागर भी गोलीय भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। आगे हम फ्राउनहोफर विवर्तन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो पार्ट है वो अपन यहीं समाप्त करते हैं। आगे फ्राउनहोफर विवर्तन को विस्तार से आगे वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 10 में, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और अच्छी तरीके से जो चीज़ें बताई गई हैं उनको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। धन्यवाद।